Assalamualaikum. Today we are going to start inflammation and repair. That is the third chapter of pathology, and this is the first video. So let's get started. We will start with the overview of inflammation with its definition and characteristic. First of all definition देखते हैं तो definition के अंदर क्या आ जाता है, 4 points हमें नज़र आते हैं. इट्स द रिस्पॉन्स ऑफ वास्कुलराइज टिश्यू, यानी कि उन टिश्यूज़ के अंदर होगा जिसको ब्लड सप्लाई अच्छे से मिल रही होगी तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे. तो किसको रिस्पॉन्ड करेंगे? टू द इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज. कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया है या टिश्यू डैमेज में नेक्रोसिस टाइप कुछ भी हो गया है जिसकी वजह से टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया. अब ये करता क्या है? ब्रिंग द सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट डिफेंस फ्रॉम सर्कुलेशन टू द साइट वेयर दे आर नीडेड. ठीक है, जो भी अब इस डैमेज को या इस जो माइक्रोब है जो भी चीज़ें उसको हटाना है तो उस जगह पर जिस जगह से इसे हटाना है तो वहाँ पे सेल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट डिफेंस आएंगे और फिर करेंगे वो क्या? एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट. तो डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स. आपने 4 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं इसके अंदर, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. इन्फ्लेमेशन की 2 इंपॉर्टेंस है. एक तो जो ऑफेंडिंग एजेंट है यानी कि जिसने कॉज कराई है इंजरी उसको रिमूव करवाना. ठीक है, रिड द होस्ट ऑफ बोथ द इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी. ठीक है, इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी कोई भी माइक्रोब है, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी टॉक्सिन है तो उसको रिमूव कराना. और सेकेंड, उस इंजरी की वजह से यानी कि जो माइक्रोब है उसकी वजह से जो इंजरी आई है उसको उससे बचना. ठीक है, कंसिक्वेंस सच इंजरी जैसे कि नेक्रोटिक सेल्स इन टिश्यू, यानी कि इस चीज़ से बचना, एक कॉज से भी बचना, माइक्रोब को भी रिमूव करा देना या उसकी वजह से जो कंसिक्वेंस यानी कि नेक्रोसिस हुई है उस नेक्रोटिक सेल्स को भी यहाँ से रिमूव करना है. तो 2 इसकी इंपॉर्टेंस है. अब यहाँ पे मीडिएटर्स आ जाते हैं. मीडिएटर्स 3 होते हैं यहाँ पे. ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, वो भी कौन से? फेगोसिटिक यानी कि मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स वगैरह, ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह. और एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनको हमने डिटेल में चैप्टर में आगे पढ़ना है तो यहाँ पे बस 3 नाम याद रख लें: फेगोसिटिक, ल्यूकोसाइट, एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने आगे पढ़ना है. अच्छा, अब यहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन होगी, वैसे तो इन्फ्लेमेशन की 2 टाइप्स आपको पता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, लेकिन जो भी इन्फ्लेमेशन होगी उसके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना वो सेम ही होंगे. कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन होगी. रिकॉग्निशन में कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा. कोई भी होस्ट के सेल्स या मॉलिक्यूल रिसेप्टर के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. सेकंड होगा रिक्रूटमेंट करना, यानी कि वो वाली चीज़ें जिसने उस ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव कराना है या टिश्यूज़ जो डैमेज है उसको रिमूव कराना है उसकी रिक्रूटमेंट करना. तो वो कौन सी होंगी? ल्यूकोसाइट्स होंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी, या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको भर्ती कर लिया जाएगा फ्रॉम सर्कुलेशन टू द साइट, जो हमने वहाँ पे लाइन पढ़ी थी, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे ले आना है. थर्ड नंबर पे क्या होगा कि जो भी फिर यहाँ पे डैमेज करवा रही है चीज़ उसकी डिस्ट्रक्शन एंड एलिमिनेशन. तो क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटिन proteins are activated and work together to destroy and eliminate the offending substances. सॉरी. और उसके बाद क्या होगा? ये जो प्रोसेस होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, द रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड एंड टर्मिनेटेड. और सबसे फाइनल स्टेप क्या होना है? रिपेयर होना है. तो इसको डायग्रामेटिकली भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ. सो लेट्स चेक दिस आउट. दिस इज़ द डायग्राम. अच्छा, तो क्या हुआ है यहाँ पे? हमारे पास आए हैं ये माइक्रोब्स एंड नेक्रोटिक टिश्यू. ठीक है, ये नेक्रोटिक टिश्यू ये दोनों हमारे क्या हैं? ये आप ये समझ लें कि इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा. तो इनको रिकॉग्नाइज़ कौन करेगा? हमारे पास मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल एंड मास्ट सेल्स आ जाते हैं. ठीक है, मास्ट सेल्स, मास्ट सेल जो भी इनको पढ़ा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ? रिकॉग्निशन बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर सेंटिनल सेल्स इन द टिश्यू, यानी कि कोई भी डेंड्राइटिक सेल्स या मास्ट सेल्स इनको रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं. फिर ये जो सेल्स हैं रिकॉग्नाइज़ करके क्या रिलीज़ करते हैं? मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अमाइंस आ जाएंगे. ठीक है, अमाइंस में कोई भी जैसे हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, वो चीज़ें रिलीज़ होने की. इसके अलावा साइटोकाइंस. ठीक है, यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं, अमाइन, साइटोकाइन, जिसमें कीमोकाइंस वगैरह आ जाते हैं. ये चीज़ें जो मीडिएटर्स यहाँ पे रिलीज़ होंगे ये क्या करेंगे? यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगी इन ल्यूकोसाइट की. ठीक है, एंडोथीलियम में ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से होगा, कि किस तरह से मीडिएटर्स एंडोथीलियम पे इफेक्ट करेंगे, वहाँ पे जो है वो लिगेंड्स बना देंगे, सिलेक्टिंग इंटेग्रिन, जिसके साथ ये ल्यूकोसाइट्स वगैरह वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे.
तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा कॉमनली एक्यूमुलेट होते हैं और मोनोसाइट जो है वो क्रॉनिक में होते हैं। खैर ये बात की बात है, अभी में क्या ये चीज़ें इनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। रिक्रूटमेंट के बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने वो जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको रिमूव कराना है। हमने क्या बोला था, एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन करवानी है। तो जो मोनोसाइट आपको पता है जब टिश्यू में आते हैं तो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से न्यूट्रोफिल में भी क्या कर लेनी है, यहाँ पे एलिमिनेशन करा लेनी है। उसके बाद मैक्रोफेजेस दोनों काम करते हैं, ये जो है एलिमिनेशन भी करा लेते हैं और साथ में कुछ ना ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह भी ये रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिपेयर भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ फाइब्रोब्लास्ट और सेलुलर प्रोटीन और सेल जो हैं वो आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। तो ये यानी कि लास्ट स्टेप हमारा रिपेयर ही था ना, तो ये रिपेयर यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, वो कुछ और भी बता रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में ना बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, जिसमें वेसोडाइलेशन भी एक फैक्टर होता है कि वेसोडाइलेशन हो जाती है, वास्कुलर परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। भी क्यों इंक्रीज़ होती है, इसका मेन मकसद यही होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को जो माइक्रो सर्कुलेशन से बाहर लेकर आया जा सके, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे ले आया जा सके। ठीक है, वेसोडाइलेशन और वास्कुलर परमेबिलिटी इसलिए इंक्रीज़ होती है। तो जब ये होगा तो जाहिर बात है कुछ फ्लूइड वैसे भी बाहर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडीमा। एडीमा हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं, एडीमा हो जाएगा। तो आई थिंक ये डायग्राम को समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें एज ए इंपॉर्टेंट डायग्राम। अच्छा, इन्फ्लेमेशन दो टाइप्स की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो आप ये समझ लें कि जैसे इनिशियली मतलब कोई फैक्टर आया, कोई माइक्रोब इन्फेक्शन आया, तो पहले क्या होगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। हाँ, अगर उसके बस की बात होगी तो वो उसको वहीं पे ख़त्म करके रिपेयर पे आ जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए इन्फ्लेमेशन रह जाए और एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले स्टेप जो है उसको क्योर ना कर पाए, तो फिर वो किसकी तरफ मूव ऑन कर जाती है, टुवर्ड्स द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। यहाँ तक के लिए यही, बाकी इनकी डिटेल्स जो एक्यूट और क्रॉनिक है हमने आगे करनी है, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जो है हमें पता है कि मीडिएटर्स के थ्रू ही इसको रेगुलेट किया जाता है। और मीडिएटर्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ऑफ कोर्स वो जो होस्ट, जो हमारा होस्ट सिस्टम है ना, वहाँ से ही, जो होस्ट सिस्टम क्या है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वहाँ से ही रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा, प्रोड्यूस बाय होस्ट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इंजरीज टू इम्यून, ज़रा बता वहीं से रिलीज होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का डिफरेंस जो है, थोड़े बहुत आपको डिफरेंस पहले से पता चल गए हैं, बाकी यहाँ से हम देख लेते हैं। एक्यूट जो है वो मिनट्स और आवर्स के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो पहला रिस्पॉन्स होता है, अगर मिनट्स और आवर्स के लिए होगी इन्फ्लेमेशन तो सॉरी जो फैक्टर पहले आएगा। ठीक है, इसका ऑनसेट फास्ट होता है, पहले एक्यूट होगी, स्लो क्रॉनिक जो है वो काफ़ी डेज के लिए होगी। उसके बाद इनफिल्ट्रेट मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, आपको याद होगा कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो एक्यूट के लिए होते हैं, और जो ये जो मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, क्रॉनिक के लिए होते हैं। तो वही सेलुलर इनफिल्ट्रेशन किसकी होती है, एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स की होती है, और क्रॉनिक के अंदर मैक्रोफेजेस की है, फिर मोनोसाइट्स की होती है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लिम्फोसाइट्स का तो आना बनता भी है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वो लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाता है, और लिम्फोसाइट्स भी जो है इन्होंने भी वो करानी होती है, इंगल्फमेंट करवानी होती है। ठीक है, अच्छा, टिश्यू इंजरी एक्यूट है तो यहाँ पे कुछ माइल्ड होगी और सेल्फ लिमिटेड होगी, यानी खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो क्रॉनिक होती है वो सवेयर होती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। अब लोकल सिस्टेमिक से एक्यूट होती है, इनके जो पहले साइन होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो है वो हीट उस एरिया की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो कुछ साइंस होते हैं ना, कि मतलब स्वेलिंग ज़्यादा होना, हीट का ज़्यादा हो जाना, और ट्यूमर बन जाना एक किस्म का, या पेन ज़्यादा होना, तो ये एक्यूट के में ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब वो चीज़ यूज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हमें साइंस के नज़र आते हैं, कम नज़र आते हैं। तो यहाँ पे लेस प्रोमिनेंट, यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लें। साथ साथ मैं आपको मार्किंग भी कराती जा रही हूँ। जैसे मेरी बुक में मार्किंग की हुई है ना, आपने बस उसी हिसाब से अपनी बुक में मार्किंग कर लेनी है। जैसे ये जो कट किया हुआ पार्ट, ऑफ कोर्स ये नहीं करना, तो इसलिए मैंने कट किया। अच्छा, अब हम देखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ जाता है कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से हमारे पास कार्डिनल साइंस वो पूछ लेते हैं। तो पहला हीट, और उसके आपने ये वाले नेम्स भी याद करने हैं, ये उसके जो लैटिन नेम्स लिखे हुए हैं। तो हीट को हम बोलते हैं कैलर। ठीक है, रेडनेस अगर हो जाए तो उसे बोलते हैं रूबर। स्वेलिंग हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूमर। पेन को डॉलर, आई थिंक डॉलर ही बोलेंगे, या डॉलर जो भी बोलेंगे। और लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्शुअलेसिया। ठीक है, ये 5 जो इसके साइंस है ना, जिसको हम कार्डिनल साइंस बोलते हैं, आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद जो है वो बोल रहे हैं कि वैसे तो हमें पता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इन्फ्लेमेशन की वजह से ही एक बीमारी बन जाती है। यानी कि अगर स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर होगी, स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर होगी, तो वो ही उस टिश्यू के फंक्शन को ख़त्म करा देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी हमारे पास, डिजीज़ हो जाएगी। अच्छा,
हाँ जी, अब जो है हम लोगों ने ये करना है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, डिसऑर्डर्स काज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बाज़ों का जो है ना वो इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव नहीं होती बल्कि वो एक डिजीज़ का कॉज बनता है। आई थिंक आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। लेट मी ब्रिंग इट क्लोज़र ताकि आप लोगों को नज़र आए। हाँ, अब नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमने डिसऑर्डर इस जो रो में क्या लिखे हुए हैं, डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स जिनके एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो ये डिजीज़ कॉज हुई है। ठीक है, ये जो इंजरी जो भी हुई है। अच्छा, ऊपर लिखी हुई है एक्यूट डिजीज़ जो हुई है और नीचे लिखी हुई है क्रॉनिक डिजीज़। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो से ये स्टार्ट करते हैं।